Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. राधे 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 राधे। तो आज हम सीक्वेंस की थ्योरी लगभग आज पूरी कर जाएंगे और प्रैक्टिस सीक्वेंस की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। सीक्वेंस को हमें पढ़ते हुए काफी दिन हो गए। थ्योरी बहुत सारी है, सीक्वेंस की थ्योरी हो रही है अभी तो। इसके बाद में सीरीज की थ्योरी तो बाकी है, वो तो शुरू हुई नहीं अभी ना। तो अभी तक तो हम सिर्फ अनुक्रम या सीक्वेंस की थ्योरी पूरी कर रहे हैं, है ना। टॉपिक लंबा था, काफी लंबा टॉपिक है और काफी जटिल भी है, तो उसका धीरे धीरे चलना भी उतना ही जरूरी था। टॉपिक लंबा है, लेंदी है, प्लस कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ टॉपिक है, तो धीरे धीरे चलना जरूरी था। तो आ जाओ, अभी इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत और बाकी है, उसको और कंप्लीट करते हैं। ये कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये सीक्वेंस दिए हुए हैं और कल हम पढ़ रहे थे, कल लास्ट हमने किया था एक दिष्ट से हमने पूरा किया था, है ना। कल हमने जो लास्ट टाइम हमने किया था वो था हमारा हमारे अनुक्रम। अनुक्रम में हमारे एक दिष्ट अनुक्रम, वर्धमान, हाशमान, निरंतर वर्धमान, निरंतर हाशमान, इस टाइप से हम लोग कवर कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगर हमारे, अब इनमें से कौन इंक्रीजिंग है और कौन डिक्रीजिंग है ये हमें बताना है। इनमें से कौन इंक्रीजिंग है, कौन डिक्रीजिंग है। दो तीन तरीके हैं जिससे आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता कर सकते हैं। एक तो अगर आप पदों को देख के पहचान सकते हैं कि देखो A1 से बड़ा A2 से बड़ा A3 से बड़ा A4, अगर आप देख के बता सकते हैं, आप पदों को देख के ये कह सकते हैं कि देखो बड़ा आता जा रहा है, बड़ा आता जा रहा है, तो एक तरीका तो ये हो गया। देखो दोनों तरीके है, इसके कई तरीके भी आपके पास बन सकते हैं और भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक तरीके, एक तो है कि आप सीक्वेंस को खुद देख के अंदाजा लगा लो कि सीक्वेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, या ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, वो काउंट नहीं होता। वो ना तो वर्तमान में आता है ना हाशमान में आता है, क्योंकि कभी कभी होता है फिर वो एक में नहीं आता। और गणित में जो कभी कभी होता है वो कहीं नहीं होता। गणित में वैसे भी जो कभी कभी होता है उसको कहीं काउंट नहीं करते हम लोग। हम उन चीजों को ही काउंट करते हैं जो हमेशा होती है। गणित हमेशा का नाम है, इसीलिए वो खुद भी हमेशा ही रहती है। वो खुद भी हमेशा ही रहती है, इसलिए हमेशा की जो चीजें होती है हम उन्हीं की बात करते हैं। जो यदा कदा कभी कभी कहीं कहीं पर है, उनकी कोई जगह हमारे गणित में नहीं है, ठीक है ना। तो बढ़ रहा है तो फिर बढ़े जाए, हर आने वाला पद बड़ा होता जाए या हर आने वाला पद छोटा होता जाए। इस तरीके से अगर आप देखकर बता सकते हैं, तो बहुत बढ़िया। तो आप बता सकते हैं कि सीक्वेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, वर्तमान है या हाशमान है। अगर देख के नहीं बता सकते तो फिर हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका तो है कि देखो, है ना, बाय इंस्पेक्शन, परीक्षण द्वारा, बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण के द्वारा आप अपने सीक्वेंस को देखिए, क्या कहानी चल रही है। बाय इंस्पेक्शन आप अपना निरीक्षण करिए, उससे आप पता लगा सकते हैं। निरीक्षण कैसे, कि देखो सीक्वेंस की कहानी क्या चल रही है। पहला पद देखो, पहला पद के बाद दूसरा पद देखो, दूसरे पद के बाद तीसरा पद देखो, तीसरे के बाद चौथा देखो, और अंदाजा लगाओ कि ये जो पैटर्न चल रहा है, क्या ये पता लग रहा है कि ये बढ़ा ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, घट नहीं रहा, या घटे ही जा रहा है, बढ़ नहीं रहा। एक टाइप का है क्या, क्या ये बढ़ते ही जा रहा है, क्या ये घटते ही जा रहा है। क्या आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं इस पैटर्न को जो सीक्वेंस का चल रहा है, इसको देख के, है ना, बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण के द्वारा। सिर्फ आपने देखा और अपना निरीक्षण किया कि भाई ये तो बढ़े ही जाएगा, है ना, तो भी आप वर्तमान और आसमान बता सकते हैं। कई बार ये बहुत सिंपल विधि है, बहुत बढ़िया तरीके से काम भी कर जाती है, बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर जाती है। भाई क्या होगा सीक्वेंस में, तीन तरीके के सीक्वेंस हो सकते हैं, तीन बात हो सकती है, ये तो बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, या ना बढ़ेगा ना घटेगा, मतलब कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा, है ना, एक बार आगे पीछे हो जाएगा। एक बार हो गया तो पर्याप्त है। हमारी गणित के अंदर एक गलती बहुत है, हमारे गणित को दो गलतियां या तीन गलतियों की जगह नहीं चाहिए कि दो बार
सर 2 बार पीछे चला गया, 2 बार नहीं, अनुक्रम में सिर्फ एक भी पद आगे जाता हुआ पीछे आ गया या पीछे जाता हुआ आगे आ गया, कहानी खत्म, खेल खत्म, ना वर्धमान ना हाशमान। एक बार भी, सिंगल टाइम भी, ऐसे नहीं कि 2 बार करना पड़ेगा, गलती 4 बार दोहरानी पड़ेगी, गलती 5 बार दोहरानी पड़ेगी, गलती एक बार दोहरानी है बस, एक गलती पर्याप्त है गणित में गलत होने के लिए, ठीक है ना। तो सीक्वेंस अगर वर्धमान है तो फिर हर बार उसे बड़ा या बराबर आना पड़ेगा, एक बार भी छोटा आ गया, एक बार भी अनुक्रम का कोई पद पीछे आ गया, वर्धमान खत्म। ऐसे ही हाशमान में एक पद आगे चला गया, पीछे जाता जाता आगे चला गया, हाशमान खत्म, ना वर्धमान ना हाशमान। वर्दी करे तो हर बार आगे ही जाए, बराबर हो जाए, बड़ा हो जाए, पीछे नहीं जाना चाहिए। तो इसे देखकर आप अंदाजा लगाओ सीक्वेंस कैसा चल रहा है। तो देखो, जैसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, एक तो ये जो सीक्वेंस में ये लिखे होते हैं, देखो एनवें पद लिखे हुए हैं ये, और कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो एनवा पद होता है इसका मतलब है ये कैसे बना हुआ है, इसकी बनावट को समझो, इसकी जो बनावट है उसको समझो। ए एन मतलब एनवा पद दे दिया ये हमें, ये एनवा पद दे दिया। अब एन का मान आप 1 रखोगे और आप कहोगे कि 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 3 है डैश डैश 1/2 की पावर 1 तक जाएगा। 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 1 पीछे आता है क्या? 1/2 की पावर 3 के पीछे आता है 1/2 की पावर 1? वो तो नहीं आता। तो इसमें पहला पद क्या होगा? पहला पद अगर हम ए पे जाएं तो हमारा पहला पद होगा A1, एन का मान 1, तो पहला पद सिर्फ होगा, यहां देखो, यहां रखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से शुरू करना है, इससे शुरू होगा, आरंभ ये है, अंत ये है, तो ये लास्ट वाला बताएगा कि कितना चलना है। तो एन का मान आपने 1 रखा, ये आया 1/2, आरंभ भी 1/2 था, अंत भी 1/2 है, इसका मतलब 1/2 से 1/2 ही चलना है, तो सिर्फ 1/2 ही आएगा, सिर्फ 1/2 आ गया, ये लो, ठीक है। फिर दूसरा आ जाओ A2, एन का मान 2 रखो, एन का मान 2 रखा तो 1/2 की पावर 2 आया, 1/2 की पावर 2 आया, आरंभ ये है 1/2 से, 1/2 से लेकर कहां तक चलना है, 1/2 की पावर 2 तक चलना है, 1/2 की पावर 2, 1/2 और 1/2 की पावर 2, ये आपका दूसरा पद हो गया 1/2। तो इस तरीके से सीक्वेंस को पहले समझिएगा कि कहानी चल क्या रही है, समझिएगा कि चल क्या रहा है। A3 तीसरा पद, तीसरा पद एन का मान 3 रखो तो 1/2 की पावर 3 तक जाना है, 1/2 की पावर 3 तक जाना है, तो शुरुआत कहां से करनी है, 1/2 से, तो 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, ये आपका तीसरा पद हो गया। चौथा पद, अब इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि चौथा पद क्या होगा, और अब बताओ कि ये वर्धमान होगा या हाशमान होगा, ये वर्धमान होगा या हाशमान होगा। तो ये बात कंफर्म है कि ये वर्धमान होगा, और वर्धमान भी नहीं, निरंतर वर्धमान होगा। क्यों होगा? कि जितना A1 में आया है, जितना A1 में आया है उतना A2 में तो आ ही रहा है, प्लस एक्स्ट्रा हो रहा है, प्लस एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका मतलब A1 प्लस 1/2 की पावर 2, मतलब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आ रहा है, A1 के मुकाबले थोड़ा और एक्स्ट्रा आ रहा है, जितना A1 था उतना तो आ ही रहा है, प्लस A1 में और एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब ये तो बढ़ेगा फिर पक्का, A1 जितना तो है ही, प्लस हाफ 1/4 और जुड़ गया, और बढ़ गया। ऐसे हम A3 पे आए तो देखो, A3 में A2 जितना तो है ही, प्लस 1/2 की पावर 3 और जुड़ रहा है, तो और बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही A3 प्लस 1/2 की पावर 4, हर पद में पिछले पद के मुकाबले कुछ बढ़ के ही आ रहा है, हर पद में पिछले पद के मुकाबले कुछ बढ़ के ही आ रहा है, हर पद में पिछले पद के मुकाबले बढ़कर ही कुछ ना कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस वर्तमान है, बढ़ के आ रहा है, हर पद बढ़ के आ रहा है, पिछले पद से ज्यादा आ रहा है, पिछले पद से ज्यादा आ रहा है। और अगर सरल चाहो ये भी नहीं, देखो दिमाग तो चारों तरफ से खोलना पड़ेगा, आप एक विधि से गणित नहीं पढ़ सकते, ये बात बुरी लगे लेकिन सच है, आप एक विधि से गणित नहीं पढ़ सकते, गणित पढ़नी है तो चारों तरफ से पढ़नी पड़ेगी, दिमाग को तेज करना पड़ेगा, क्योंकि आज ये सवाल इससे हो गया,
कोई जरूरी नहीं है अगला सवाल भी इसी तरीके से हो जाए। समझ रहे हो बातों को? सवाल बनाने वाले भी इस तरीके से बनाते हैं कि आपको अलग अलग समझ चाहिए होती है। ये सवाल इससे हो गया, ठीक है, लेकिन इससे अगला कोई सवाल आएगा वो इससे हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आपको अलग अलग टूल्स बना के रखने पड़ते हैं, अलग अलग समझ बना के रखनी पड़ती है, ताकि सवाल कैसा भी आए मेरे पास उसके लिए कोई ना कोई तरीका जरूर हो। तो सवालों को सिर्फ एक तरीके से पढ़ोगे तो एक सवाल दो सवाल हो जाएंगे, लेकिन सारे सवाल नहीं होंगे। कुछ बदल के आ गया तो आपका तरीका धरा रह जाएगा। तो एक एक तरीकों से काम नहीं चलाया जा सकता, इसलिए चीजों को अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से पकड़ना पड़ेगा। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, एक सबसे सस्ता तरीका उस पे आ जाते हैं। पहला पद कितना है? 0.5। पहला पद ये बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा सस्ता, एकदम सस्ता। इसके लिए आपको चौथी पांच वाली गणित काम आ जाएगी। पहला पद निकाल लो, कितना है? 0.5। दूसरा पद कितना है? 0.5 प्लस 0.25 यानी 0.75। दूसरा पद आया 0.75। पहला पद है 0.5, अगला पद है 0.75। इससे अगला पद कितना आया? 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.125। ये जोड़ लो, कितना आया? 0.75 प्लस 0.125, ये आया 0.875। फिर ये निकाल लो, ये आया 0.9375। अब देख सकते हो, लेकिन समझ पा रहे हो कि ये घटिया क्यों है? ये तरीका जो हमने यूज किया है ये इतना बकवास क्यों है? क्योंकि कैलकुलेशन करना इतना आसान थोड़ी है। पहला पद आया 0.5, दूसरा पद आया 0.75, तीसरा पद आया 0.875, अगला पद आया 0.9375। ऑब्वियसली बात है, बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो ये आपका वर्धमान हो गया, और सिर्फ वर्धमान ही नहीं, निरंतर वर्धमान। इसके रुकने की भी संभावना नहीं है कि ये आराम करेगा, ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलो एक और अच्छा तरीका लगाते हैं, एक एडवांस तरीका लगाते हैं जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर तरीका लगाते हैं जो कमाल का होगा, एडवांस तरीका होगा। कि देखो कोई भी सीक्वेंस अगर बढ़ रहा है, वर्धमान है या हाशमान है, तो आप क्या करो, उसके एनवा पद, एक तो एनवा पद ले लो, एक एन पद के अगला पद ले लो, एन प्लस वनवा पद ले लो, एन पद और एन प्लस वनवा पद ले लो, दोनों को घटाओ, दोनों को घटाओ। एन प्लस वनवे पद में से ए एन वा पद घटाओ, मतलब जो आगे वाला पद है ए एन प्लस वन, उसमें से ए एन घटाओ, ए एन प्लस वन में से ए एन घटाओ, घटेगा। अब घटने के बाद कुछ तो आएगा, 5, 10, 15, 20, 25, कुछ तो आएगा। जो भी आए उस पर नजर रखो कि वो क्या आता है, वो क्या आता है। इनको घटाने के बाद क्या आता है, क्या वो 0 से बड़ा या बराबर आया? अगर प्लस का आया है, घटाने पे कुछ तो आया, कभी दो रियल नंबर है, दो रियल नंबर को घटाओगे तो प्लस आएगा या माइनस आएगा या जीरो आएगा। तीन चिन्हों के अलावा कुछ होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कुछ और आ जाएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। दो नंबरों को आप जब भी घटाते हैं, या तो प्लस आता है या माइनस आता है या जीरो आता है, इससे अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो चलो, जीरो या जीरो से बड़ा आता है, प्लस का आता है, हाँ, लेकिन एन का मान हम नेचुरल नंबरों से रखेंगे। क्योंकि एन नेचुरल नंबर क्यों है? क्योंकि ये पद है, ये अनुक्रम के पद है। अनुक्रम का पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे होता है। अनुक्रम का पद ऐसे नहीं होता, 1.5वां पद, 1.7वां पद, 2/7वां पद, ऐसे नहीं होता। अनुक्रम का पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरीके से होता है। तो एन एक नेचुरल नंबर है। तो हर नेचुरल नंबर के लिए आपको देखना है कि ए एन प्लस वन में से ए एन घटाने पर अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब है प्लस का आने का अर्थ है आगे वाला पद बड़ा है, पीछे वाला छोटा है। क्योंकि प्लस का प्रतीक प्लस आया, इस बात का मतलब है कि आगे वाली चीज बड़ी है, पीछे वाली छोटी है। आगे वाली बड़ी है, इसका मतलब अनुक्रम बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है मतलब वर्धमान है। तो ये बहुत सुंदर मेथड है, बहुत बहुत शानदार, ये वर्धमान है। अगर ए एन प्लस वन में से ए एन घटाने पर, ए एन प्लस वन में से ए एन घटाने पर जीरो से बड़ा या जीरो आ जाए, जीरो आ गया तो बराबर हो जाएगा। हमने कहा ना, बराबर हो जाए चाहे बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो जाए चाहे बड़ा हो जाए वर्धमान में आता है।
हाँ, छोटा नहीं होना चाहिए, या फिर छोटा हो तो छोटा हो, फिर बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो छोटा हो, कोई बात नहीं। an+1 में से an घटाने पर 0 से छोटा आए 0 से छोटा, कोई दिक्कत नहीं। 0 से छोटा है तो फिर 0 से छोटा ही आए, फिर 0 से बड़ा मत आए, कोई भी एक आए ना, एक तरफ बढ़े, दोनों तरफ ना बढ़े, ये हो जाएगा हाशमान। तो ये एक कमाल का मेथड है, इससे बहुत आराम से आप चेक कर सकते हैं कि वर्धमान है या हाशमान है। an+1 वो जो श्रेणी चल रही है उसको देखो, पहचानो, और उससे जस्ट अगला पद निकालो, उससे जस्ट अगला पद निकालो। जो nवां पद उसका बना हुआ है वो तो उसने दे ही रखा होगा, nवां पद तो आपको दे रखा होगा, उस nवें पद से n+1वां पद निकालो, निकालो, फिर दोनों को घटाओ, an+1 में से an घटाओ, देखो क्या आता है, प्लस का आता है या माइनस का आता है। प्लस का आता है तो वर्धमान, माइनस का आता है तो हाशमान। अब कैसे पता चला वर्धमान हाशमान? देखो, अगर प्लस आ रहा है इसका मतलब आगे वाला पद बड़ा है, क्योंकि बड़े में से छोटा घटता है तो ही प्लस आता है, और आगे वाले में से पीछे वाला घटाने पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब है आपने छोटे में से बड़ा घटा दिया, और इसका मतलब an बड़ा है, पीछे वाला पद बड़ा था, आगे वाला छोटा है, इसका मतलब हाशमान है। तो आप दोनों ही तरीके से नतीजे पे पहुंच जाओगे। अब अपने इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहले वाले के ऊपर। ये an तो दिया हुआ ही है, an तो दिया हुआ ही है, मैं an+1 और बना लेता हूँ। ये रहा an+1 बनाएंगे। अब an+1 बनाएंगे तो क्या होगा, ये श्रेणी चलते चलते n तक तो आ चुकी, अगली बार क्या होगा, इसी श्रेणी में n+1 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि याद करो हर बार ऐड होता जा रहा है। देखो, हर बार एक नया पद और ऐड होता चला जाता है। जैसे a1 आया 1/2, a2 आया 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2, तीसरा पद आया 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3, तो हर बार एक नया पद ऐड हो रहा है। तो जो an+1 आएगा वो यही पद चलता जाएगा, और इसमें एक आगे का पद और ऐड हो जाएगा, प्लस। ये जरूरी है कि आप इसको श्रेणी कैसे चल रही है या अनुक्रम कैसे चल रहा है इसको पहले समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अनुक्रम चल कैसे रहा है, इसके चलने का तरीका कैसे है। स्ट्रिक्टली होगा तो जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा तो समझ लो स्ट्रिक्टली है, जीरो नहीं आए तो स्ट्रिक्टली है, लगे कि जीरो आ सकता है मतलब वर्धमान है, केवल वर्धमान है ना? तो ये आ गया आपका, दोनों को घटा दो, an+1 में से an, जैसे ही मैं दोनों को घटाऊंगा, दोनों को घटाऊंगा तो ये यहां से लेकर यहां तक कट गया, ठीक है। अब ये बात कंफर्म है कि मैं n का मान चाहे कुछ भी रख दूं, n का मान चाहे मैं कुछ भी रख दूं, ये चीज हमेशा प्लस की आएगी, है ना। n का मान चाहे मैं कुछ भी डाल दूं, ये चीज हमेशा प्लस की आएगी, इवन जीरो भी नहीं आएगी। n का मान चाहे कुछ भी रख के देख लो, जीरो नहीं आएगी। n का मान क्या क्या रखोगे, एक, एक रखने पर ये आएगा 1/2 की पावर 2, यानी 1/4। फिर n का मान 2 रखने पर ये 1/8, n का मान 3 रखने पर ये 1/16, है ना। फिर डैश 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 चलता जाएगा, जो भी आएगा आएगा तो प्लस का, तो इसका मतलब ये नंबर प्लस का है। तो an+1 माइनस an जीरो से बड़ा आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, आएगा जीरो ना, कभी आएगा? सवाल कोई बोलो, कोई नंबर बताओ n जिससे रखने पर जीरो आ जाए, तो जीरो नहीं आएगा, जीरो से बड़ा ही आएगा, और जीरो से बड़ा आएगा इसका मतलब है कि an+1 बड़ा ही रहेगा हमेशा an से, हमेशा बड़ा आएगा, बराबर भी नहीं आएगा, हमेशा ही बड़ा आएगा। इसका मतलब निरंतर वर्धमान है, वर्धमान ही नहीं, निरंतर वर्धमान है। ये तो रुकने वाले भी नहीं है, ये तो ठहरने वाले भी नहीं है कि बराबर भी आ जाए, कभी यदा कदा दोनों बराबर आ जाए ऐसी जगह भी नहीं है। हर बार आपका an+1 an से बड़ा ही आएगा, तो इसका मतलब वर्तमान। तो ये दूसरा तरीका आपके पास है, तीन तरीके हो गए आपका। एक तो आप देख के पता लगा लो, है ना, देख के पता लगा लो। एक आप सोल्व करके पता लगा लो कि भाई ये पहला पद, ये दूसरा पद। एक है कि आप an+1 में से an घटाओ, इससे पता लगा लो। इसके बाद में आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा 3n+7/4n+8, ये वर्धमान है या हाशमान है? 3n+7,
3n+7/4n+8 ये क्या है? तो या तो पहला तरीका n का मान आप रख के पता करो कि क्या चल रहा है, क्या विज्ञान चल रहा है। a1 का मान 1 रखने पर ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 12, 10/12 यानी 5/6। 2 रखने पर ये हो गया 6, 6, 7, 13, 13/8, 8, 16, 13/16। a3 आ गया 3 रखने पर 3 3 9, 9 7 16/12 और 8 20, 4/5। a4 4 रखने पर 4 3 12, 12 7 19/16, 16 + 8 24 है ना। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो कितना आएगा, 5 में 6 का भाग दिया 0.83, 13/16, 0.8125, 0.8, 0.79। साफ दिखा रहा है कि सीक्वेंस छोटा होता जा रहा है, नंबर छोटे हो रहे हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब आपका a1 बड़ा था, a2 छोटा है, देखो a3 और छोटा है, a4 और छोटा है, लगातार छोटा होता जा रहा है। a1 सबसे बड़ा था, a2 फिर छोटा आया, a3 उससे छोटा आया, a4 उससे छोटा आया, यानी आपकी श्रेणी छोटी होती जा रही है। मतलब ये हाशमान है, और वो भी निरंतर हाशमान। यहाँ पे ठहरने जैसा भी कुछ नहीं है, ये तो रुक भी नहीं रहे, मतलब इतनी जल्दी में है कि लगातार घटना है, ये तो रेस्ट भी नहीं कर रहे। तो एक तो तरीका हमारा ये वाला हो गया, ठीक है, फर्स्ट तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आओ विज्ञान लगाएं। दूसरा है कि an हमारे पास है, हम an+1 में से an को घटाते हैं। an+1, an तो ये खुद दिया हुआ है, n+1 का होगा, इसी में n की जगह n+1 रख दो, n की जगह n+1 रख दो। ये हो गया n+1वां पद। nवां पद वो है 4n+8। दोनों को थोड़ा सोल्व करके घटा लो। लघुत्तम आ गया 4n+12, 4n+8, 3n+10 इंटू ये लो ब्रैकेट खोलो, 12n² 8 या 24n प्लस 40n प्लस 80, 12n² 36n माइनस 28 और 12 सत्ते 84। बारह एन स्क्वायर से 12n² कट गया, ये 64 हो गया, ये भी 64 हो गया, 80 में से 84 गए, माइनस का 4 आ गया। ये इनका अंतर आ गया, जो कि दिखा रहा है, साफ दिखा रहा है कि माइनस दिख रहा है, लेकिन
हम धोखे में नहीं आएंगे, कई बार माइनस दिखाने के बाद भी प्लस हो सकता है, माइनस दिखाने के बाद भी प्लस हो सकता है, इसकी थोड़ी जांच पड़ताल करो ताकि कंफर्म हो। देखो ये माइनस का 4 है, ये तो माइनस ही रहना है, ठीक है। एन का मान हम नेचुरल नंबर रखते हैं, एन का मान हम नेचुरल नंबर रखते हैं, तो एन नेचुरल नंबर है मतलब है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्लस के नंबर। अब प्लस के नंबर को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो वो प्लस ही रहेगा, 12 जोड़ूंगा तो वो प्लस ही रहेगा, यानी ये हर हाल में प्लस ही आएगा, ये हर हाल में प्लस आएगा। और ये भी एन प्लस का नंबर है, 4 से गुणा करूंगा तो प्लस का नंबर आएगा, प्लस 8 जोड़ूंगा तो प्लस का नंबर आएगा, तो ये प्लस हो गया। अब ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है तो प्लस इंटू प्लस, प्लस गुणा प्लस, प्लस माइनस बटा प्लस माइनस, यानी कुल मिला के ये माइनस के आएंगे। क्या जीरो आएगा? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता कि जीरो आएगा, जीरो से छोटे ही आएंगे, जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये हाशमान है ना। जीरो क्यों नहीं समझ, जीरो, क्या जीरो आएगा? कोई एन का मान ऐसा बताओ जिससे ये जीरो जाए, क्या कोई एन का मान ऐसा है जिससे ये जीरो जाए? ना, क्योंकि ऊपर तो कोई एन है ही नहीं, सारे एन नीचे है, और नीचे वालों से कभी जीरो नहीं आता, नीचे वालों से अनंत आ सकता है, जीरो कभी नहीं आता। ऊपर भी तो कोई एन होना चाहिए था ना, ऊपर कोई एन होता तो जीरो होता, कि एन का मान ये रख दो तो जीरो जाएगा, तो कोई ऊपर एन है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता कि कभी जीरो आ जाए, है ना। तो फाइनली ये एक हाशमान फलन है, वो भी निरंतर हाशमान, ठीक है, निरंतर हाशमान। अच्छा एक चीज और ट्राई करते हैं, एक सुंदर चीज और ट्राई करते हैं, ये तो मेथड हमारे हो ही गए चीजों को, जैसे मैंने बताया कि एक चीज से काम नहीं चलता, हमारे कई तरीके से चीजों को पकड़ना पड़ता है। आ जाओ एक और पकड़ते हैं, एक और शानदार तरीका लेते हैं कि ये हमारा अनुक्रम है, ठीक है, इसको नीचे वाले के हिसाब से 4 कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकालो पहले, तो 4 को कॉमन निकालो, 4 बाहर, नीचे हो गया n+2, ठीक है। फिर इसको मैंने ऊपर लिख दिया 3n+6, 7 था तो 6+1 कर दिया, 1/4, अलग अलग करने पर 3+, अब क्या चल रहा है, अब देखो, अब मैंने सीक्वेंस को थोड़ा लिखने का तरीका बदल दिया। अब क्या होगा कि जैसे जैसे मैं n का मान बढ़ाऊंगा, n बढ़ेगा। अब हम इसको चलने का तरीका, इसकी जो चाल है उसको पकड़ते हैं। अगर n बढ़ेगा तो नीचे वाला कम होगा, नीचे वाला भी बढ़ेगा, सॉरी n बढ़ेगा तो उसमें 2 और जुड़ गया तो वो भी बढ़ेगा। जब ये नीचे वाला बढ़ेगा और भाग लगेगा तो ये कम होता जाएगा, क्योंकि नीचे है, n नीचे है, तो जब n बढ़ेगा, अब थोड़ा सा जीनियस लेवल देखो, एडवांस लेवल देखो, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल लोड मत लेना, छोड़ देना, समझ में आया तो मजे लेना। एन नीचे है, एन नीचे है, एन बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले पद में 1 आएगा, दूसरे पद में 2 आएगा, तीसरे पद में 3 आएगा, चौथे पद में 4 आएगा, तो एन तो बढ़ेगा। एन बढ़ेगा +2 तो और बढ़ जाएगा, 2 और जुड़ गया और बढ़ जाएगा। फिर भाग लगेगा तब छोटा हो जाएगा, भाग लगेगा तो छोटा है। इसका मतलब जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा ये पद छोटे होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए एन और एन व्युत्क्रमानुपाती है, एन बढ़ेगा एन घटेगा, क्यों? क्योंकि एन नीचे है, एन बढ़ेगा तो नीचे वाला बढ़ेगा, नीचे वाला बढ़ेगा तो ओवरऑल घटेगा, तो आपका ए एन के व्युत्क्रमानुपाती है कि जैसे जैसे एन बढ़ेगा आपका ए एन कम होगा, यानी सीक्वेंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके पद छोटे 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 होते जाएंगे, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, एन के हिसाब से ये उल्टा चल रहा है, एन बढ़ेगा तो ये कम होगा, एन जितना बढ़ेगा ए एन उतना कम होगा, एन जितना बड़ा होता जाएगा ए एन उतना कम होता जाएगा, यानी एन बढ़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपका ए एन घट रहा है। बस अगर ए एन घट रहा है तो ये हाशमान होता है, ए एन घट रहा है तो ये हाशमान होता है। अगर एन तो बढ़ेगा ही, एन तो रुक ही नहीं सकता, एन तो आपका अनुक्रम है, अनुक्रम तो बढ़ेगा ही, A1 A2 A3 A4 A5 A6 वो तो आगे जाएगा, तो एन तो बढ़ना ही बढ़ना है। एन के साथ आपका अनुक्रम कैसा चल रहा है? तो भैया अनुक्रम घट रहा है,
n बढ़ेगा अनुक्रम घटेगा, तो इसका मतलब हाशमान है। तो ऐसे भी आप ट्रिक को पकड़ के निकाल सकते हैं कि भाई क्या चलेगा, तुम कहाँ जाओगे, ठीक है ना। तो ये दूसरा तरीका हो गया, अच्छा तरीका, इसको भी देखे। तीसरा तरीका हो गया, इसको भी देखो, ये भी बहुत सुंदर है। अलग अलग एंगल से चीजों को समझोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब इसे देखो, ये अगला सीक्वेंस है, ए एन बराबर 2 प्लस ए एन माइनस 1। ये ठीक है, ए वन बराबर 1 दिया हुआ है, ए वन बराबर 1 दिया हुआ है। अब इसे देख के बताओ क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। यहाँ बड़ी जल्दी आराम से पकड़ सकते हो। समझ पैदा करो, एक समझ पैदा करो, एक इंटेलिजेंसी पैदा करो अपने अंदर, है ना। पढ़ना नहीं है, काम नहीं निकालना, दिमाग को बढ़ाना है। सोचो, पकड़ो इसको, यही पकड़ में आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कोई मेथड लगाने की, कोई मेथड की जरूरत नहीं है। यूं ही पकड़ में आ जाएगा कि भैया चल क्या रहा है, यूं ही पकड़ में आ जाएगा कि भैया चल क्या रहा है। हाँ, बस यही तो कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक क्लियरिटी बनाओ ना, दिमाग में क्लियरिटी लाओ। तो दिमाग को तेज करना पड़ेगा। हम पेन कॉपी ले लेकर चीजों को सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम पेन कॉपी के दास हैं, और पेन कॉपी हमें तय करेगी क्या है। यहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये ब्लैंक पड़ा है, और ये ब्लैंक पड़ा है, यही साथ जाना है। पेन कॉपियां साथ नहीं जानी है आपके साथ, पेन कॉपियां तो यहीं रह जानी है। कभी याद आता है आपने एग्जाम से पहले चाहे 10 रजिस्टर भरे हो और चाहे 20 रजिस्टर भरे हो, क्या आप पेपर में उनको लेके जा सकते हैं? नहीं। वो रजिस्टर चाहे कितने भर लो आप, वो वहीं पे रहने जहां आप पढ़ते हो, जाना ही है। तो ये ठीक नहीं है, तो फिर उन कॉपियों को भर के फायदा क्या है। आज का जो जनरेशन है, अजीब लगता है इसको, जनरेशन को ये कहता हूं मैं। तो मैं जब पहली बार पढ़ाने गया था स्कूलों में, तो मुझे याद है कि हमने कभी ऐसे नहीं पढ़ा था। हमने कभी नोट्स बनाना या ये तरीका नहीं था हमारा पढ़ने का। क्योंकि मेरी जनरेशन में भी आप जाएंगे और किसी से भी पूछेंगे तो हमारे जनरेशन में नोट्स नहीं हुआ करते थे। हमारे जनरेशन में सीधा कंसेप्ट होता था। इसलिए आप गौर करेंगे, जो पुराने लोग हैं थोड़े, उन लोगों में आपको ये चीजें नहीं दिखेगी, उन लोगों में ये नोट्स वाली कहानियां नहीं दिखेगी। उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे थे, कंसेप्ट बहुत अच्छे थे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस कंसेप्ट पे होता था। हमारा कभी फोकस ये नहीं होता था कि नोट्स में क्या लिखाया जा रहा है, कभी भी नहीं लिखते थे, और ना कभी लिखाते थे। पहली बात तो लिखाते ही नहीं थे, फिर लिखने की कोई जगह ही नहीं थी। सीधा जो पढ़ते थे किताब से पढ़ते थे, जो भी पढ़ते थे, जो भी सही गलत जो भी है, जो पढ़ना है वो किताब से पढ़ो। किताब के अलावा कोई नोट्स नहीं होता था, इसलिए हमारा टाइम बहुत बच जाता था। ये अच्छी चीज थी, शुरुआत में बहुत जोर आता था, ये बात सही है, परेशानी होती थी, लेकिन हमारा टाइम बच जाता था। क्योंकि हमें कभी ये नहीं कर, हमारे फिजिक्स वाले टीचर आते थे, वो पढ़ाते तो 10-15 मिनट ही थे। वो आए, एक डायग्राम बनाया, और उस डायग्राम में ये वेग है, ये द्रव्यमान है, ये नीचे उतर रहा है, ये रहा, इससे ये इक्वल हो गया, ये समीकरण बन गई। इवन हम जितनी देर वहां बैठे रहते थे, हम ऐसे देखते रहते थे कि क्या समझा रहे हैं। और हमें एक बात पता थी कि रजिस्टर में उतारा हुआ नहीं है, तो जो भी समझना है यहाँ पे समझ लो, रजिस्टर में कुछ नहीं लिखा हुआ। जो भी समझना है यहाँ समझ लो, यहाँ से नहीं समझ में आए तो किताब में जाके समझो, बीच का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए हम जो भी अगर आदमी अपने आप ही सर्वाइवल मोड में आ जाता है, ये सर्वाइवल मोड तो अपना खतरनाक मोड होता है। फिर हमें पता था कि जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं वो फाइनल है, वहां से समझ लो, नहीं तो फिर किताब से समझना पड़ेगा। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते थे, और दोनों से हम बेस्ट हो जाते थे, दोनों से हम बेहतर हो जाते थे। समय बहुत ज्यादा बचता था। 15 मिनट की हमारी फिजिक्स की क्लास होती थी मुश्किल से, वो भी यदा कदा। 7 दिनों में कोई 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, और उसमें हमारा सिलेबस हो जाता था, उसमें भी हमारा सिलेबस पूरा हो जाता था, और अच्छे से हो जाता था, कमाल तरीके से हो जाता था। और हम लगभग स्कूल जाते थे तो 12:30 का हमारा टाइम होता था सरकारी स्कूलों का। अभी भी शायद चलता है, 2 शिफ्ट में चलती है। 12:30 हम स्कूल जाते थे, और लगभग लगभग 1:30-2 बजे हम घर वापस पहुंच जाते थे। मतलब मम्मी खाना बनाती थी, तब तक हम घर वापस आ जाते थे।
और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कभी ठंडा खाना खाया, हमेशा गर्म खाना ही खाया, क्योंकि 12:30 जाना होता था। और लगभग फिजिक्स वाले टीचर कभी लेते थे कभी नहीं लेते थे, तो रहता था तो बस गए 15 मिनट का वो लेक्चर कभी लेंगे तो बढ़िया है। लेकिन वो 15 मिनट के लेक्चर में वो कंसेप्ट बन जाते थे, हमारे कंसेप्ट बन के हमारा काम हो जाता था। फिर हम किताब पढ़ते थे तो हमें दिक्कत नहीं आती थी, फिर किताब पढ़ने में दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि समझ में आ जाता था कि ये क्या बताना चाहता है। फिर किताब पढ़ते थे, किताब से ज्ञान हो जाता। कभी भी ये नहीं होता था कि नोट्स नाम की भी बीच में कोई चीज होती है क्या, तो हमने ये बनाया था, हमने ये बनाते थे, ना कि वो चीज बनाते थे कि रजिस्टर कितने भरे। हमारे साथ पूरे साल भर में एक रजिस्टर नहीं भरता था, एक रजिस्टर भी हम नहीं भरा करते थे, बस यहाँ कंसेप्ट बनाते थे। तो वो चीजें टिकती है, क्योंकि जहाँ ये तो कोई नहीं रोक सकता। ये तो आप एग्जाम हॉल में लेके जाएंगे जाएंगे, ये थोड़ी कि मुंडी उतार के बाहर रख दो, सिर्फ धड़ धड़ को अंदर लेके जाओ, ये तो नहीं होगा ना। तो मुंडी तो लेके जाओगे, तो इससे भरो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको भरोगे ये आपके साथ अंदर जाएगी, है ना। तो ये चीजें कोशिश करो। पर होता क्या है, आपको लगता अजीब है, क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा है। जब मैं पहली बार पढ़ाने गया था, अजीब लगेगा, पहली बार फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ाने गया था स्कूल में, तो मैंने जब पढ़ाया तो मैंने नोट्स नहीं लिखवाए। नोट्स नहीं लिखवाए तो मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि अब चलन बदल चुका है और अब नोट्स का चलन आ गया, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा ना। अब आदमी जिससे पढ़ता है उसी को याद रखता है, तो हमें नहीं पता था कि इतनी इतनी चीजें लिखाई जाती है। मतलब आप एक लाइन लिखाओ, यहाँ पे एक लाइन बोर्ड पे लिखो और उसके 10 लाइनें लिखवाओ बच्चों को कि देखो लिखो ए एन एनवा पद है, लिख लिया। यहाँ पर एनवा पद √2 + an-1 से निकलेगा। अरे लिखा, ये तो दिख रहा है सामने, मतलब दिख रहा नहीं है, लिखो। फिर लिखो बीच में बराबर का चिन्ह है, ये भी लिखिए, इसका समीकरण एक नाम रखने पर। ये तक छोटी छोटी बातें भी लिखी जाती थी, और मुझे ये समझ में नहीं आया। 2-4 दिन फिर बच्चों ने शिकायत की, बोला सर तो नोट्स लिखवाते ही नहीं है। फिर मुझे, मैंने कहा नोट्स लिखवाते हैं, मैथ्स में काहे के नोट्स। बोले नोट्स होते हैं सर, आपको नहीं पता, हर चीज लिखवानी होती है। बच्चा कल घर जाके क्या पढ़ेगा। मैंने कहा घर जाके पढ़ेगा, फिर स्कूल में किस लिए आया है, कि स्कूल में नोट्स बनाने आया है। मैंने कहा फिर स्कूल में किस लिए आते हैं, कि स्कूल में नोट्स बनाने आते हैं। स्कूल में आप इनको नोट्स बना दो, ये घर जाके पढ़ेंगे। मैंने कहा ये क्या लॉजिक है। लेकिन भाई ये चल रहा था, ये चल रहा था, ये बेस्ट था। स्कूलें चल रही थी तो स्कूलों को बेस्ट लग रहा था। उसको भाई देखो गुरुजी, और सिस्टम सेट हुआ है तो सेट हो जाओ, और नहीं सेट हुआ है तो दूसरी स्कूल देख लो। समझ रहे, ये हालत थी उस समय। और यही हालत से इतने बच्चे इतने कमजोर हुए हैं, इतने ज्यादा कमजोर हुए हैं इस तरीके से। स्कूल जाने का मकसद सिर्फ एक होता है, जाओ नोट्स बनाओ। पढ़ना कब है, घर जाके, और घर जाके पता नहीं कब पढ़ेगा कब नहीं पढ़ेगा। वो रजिस्टर पे रजिस्टर भरे जाता है और सोचता है कि लास्ट में जब जरूरत होगी तब पढ़ूंगा। और ये भयानक स्थिति ऐसी बना दी है, नोट्स पर आधारित पद्धति तैयार हो गई है। अब बच्चा दिमाग भरना ही नहीं चाहता, अब वो रजिस्टर भर लेगा। रजिस्टर तो हो सकता है वो 20 भर ले, रजिस्टर तो वो 20 भर लेगा, दिमाग को नहीं भरेगा। दिमाग न्यूनतम से न्यूनतम काम में लेगा, क्योंकि अब उसे पता है कि कॉपी में लिख रहा हूं ना, पढ़ लूंगा, क्या समझने की जरूरत है। तो सोचो, जो बच्चा नोट्स बना रहा है, क्या क्लास में वो सीरियस होगा। कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसे पता है नोट्स बना रहा हूं ना, घर जाके सीरियस हो जाऊंगा। यहाँ सीरियस होके क्या फायदा है, यहाँ सीरियस होके क्या फायदा है। अच्छा, वो स्कूल जाने से भी उसे कोई टेंशन नहीं है, क्यों, आज नहीं गया तो क्या है, किसी दोस्त ने नोट्स बनाए होंगे, मैं उसके नोट्स मैं उतार लूंगा। ये अब पद्धति आ जाती है, ये दिमाग को कमजोर करने वाली पद्धति है। अब आप दिमाग नहीं, रजिस्टर भरना चाहते हैं। और हमारे टाइम में हम दिमाग भरना चाहते थे, रजिस्टर की जगह थी नहीं, तो दिमाग भरते थे। आज के लोग रजिस्टर भरते। तो इससे फिर हमारी समझ कमजोर हो रही है ना, और समझ बिना तो चल नहीं सकता, रजिस्टर कहां तक साथ देंगे आपका। तो an = 2 + an-1। अब इसमें देखो कि साफ है कि जो भी आपका पद होगा, जो भी पिछला पद होगा, an-1 मतलब पिछला पद, पिछले पद में 2 जुड़ा, है ना, फिर उसका वर्गमूल निकला, तब जाके आपके पास an आया। यानी an जो भी होगा वो पिछले पद में 2 जुड़ के आगे ही तो आएगा, 2 जुड़ के ही तो आएगा, मतलब कम तो नहीं आएगा। जो भी आप बोलेगे, जो भी आपका पिछला पद होगा उसमें 2 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, एटलीस्ट 2 जुड़ेगा, फिर उसका वर्गमूल निकलेगा, फिर आगे आएगा। ठीक है, मान रख के देखें, अगर हम 0, पहले a1 दिया हुआ है हमें, n का मान 2 रखने पर, चलते हुए देखो, तो 2 + a1, a1 का मान 1, तो ये 2 + 1 हो गया, 2 + 1 यानी √3। a3, तो ये क्या, 2 +
A2 2 प्लस अंडर रूट 3। अब 2 प्लस अंडर रूट 3 है, ऑब्वियसली बात है 2 और ऐड हो गया उसके अंदर, 2 और ऐड हो गया, तो ये हो गया 2 प्लस 1.732, तो ये लो 3.732। एक अंडर रूट 3 था, एक अंडर रूट 3.732 है। अब इसे वापस रखेंगे, फिर से थोड़ा सा बढ़ के ही आएगा। A4 निकालेंगे तो 2 प्लस A3, A3 ये रहा 2 प्लस 3.732, 2 प्लस 3.732 का वर्गमूल, या 1.93, ये हो गया 3.93। इतने कैलकुलेशन हाथ से नहीं किए जा सकते, इतने कैलकुलेशन हाथ से नहीं किए जा सकते, लेकिन समझो, पकड़ो कि हो क्या रहा है, पद जुड़ के आ रहा है, पद जुड़ के आ रहा है। जब जुड़ रहा है तो इसका मतलब अगला पद बड़ा ही होना है, जुड़ के आ रहा है। कोई भी पद में अगर अगला पद जो आ रहा है वो जुड़ के आ रहा है तो तय बात है बड़ा ही आएगा, जुड़ के आ रहा है तो बड़ा ही आएगा। तो हर बार आपका चाहे कितना ही बड़ा आए वो अलग बात है, आएगा तो बड़ा ना। मैं अगर हर आपके जो भी पुराना पद है उसमें कुछ भी जोड़ता हूँ, कुछ भी मिला देता हूँ, तो पिछले पद से तो बड़ा ही हो जाएगा, फिर कुछ और मिला दिया और बड़ा हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, थोड़ा कम बड़ा हुआ या ज्यादा बड़ा हुआ, लेकिन हुआ तो बड़ा ही ना, हुआ तो बड़ा ही ना। बस जैसे आपकी हाइट होती है बचपन में, आप हर दिन जब उठते हैं तो आपकी हाइट चाहे बहुत कम बढ़े, लेकिन बढ़ तो रही है, घट तो कभी नहीं रही होगी, घट तो कभी नहीं रही होगी। हर डे आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ ही रही होगी, चाहे वो बहुत 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 छोटी हो, लेकिन बढ़ तो रही है, हर दिन बढ़ रही है। आपका पौधा आप लगाते हैं, कभी देखा पौधा अचानक बीच में कम हो गया, हाइट कम हो गई, तो बढ़ेगी बढ़ेगी पौधे की। तो वही चीजें थोड़ा थोड़ा ही ऐड हो, लेकिन ऐड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है मतलब बड़ा हो रहा है। ठीक है ना? नहीं, इमेजिनरी नहीं आएंगे, क्योंकि रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं हम, वास्तविक अनुक्रम पढ़ रहे हैं, और वास्तविक अनुक्रम में सारी संख्याएं वास्तविक आएंगी। अगर हम कॉम्प्लेक्स वाले पढ़ रहे होते, ये मैंने शुरुआत में बताया था, याद करो, शुरुआत में मैंने बताया था कि अगर हम कॉम्प्लेक्स वाले पढ़ रहे होते, अगर हम कॉम्प्लेक्स वाले पढ़ रहे होते तो उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर आते। हम रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो रियल नंबर में आएगा, जो भी आंसर आएगा A1 A2 A3 सबके सब रियल नंबर होंगे, है ना? हम वास्तविक अनुक्रम पढ़ रहे हैं। हाँ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स आ सकता है। जब हम रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं इसका मतलब जो भी आएगा वो रियल नंबर के अंदर अंदर आएगा, जो भी आपका अनुक्रम आएगा वो एक रियल नंबर होगा। अब इनके कन्वर्जेंस को चेक करो, इनके कन्वर्जेंस को चेक करो, ये कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं। तो जैसे ये रहा, लिमिट n टेंड्स टू अनंत, n का मान अनंत रखते ही 2 माइनस 0, लिमिट होगी 2/3। ठीक है,
अब ये अनुक्रम हाशमान है या वर्धमान है? ये अनुक्रम हाशमान है या वर्धमान है? अगर हम ये चेक करें तो an+1 में से an घटाएं, वर्धमान है या हाशमान है? (2n-5) 3n+5 2n-7 3n+5 3n+2 3n+5 कट गया, 2n-5 को 3n+2 से गुणा कर दिया, -2n-7 को 3n+5 से गुणा कर दिया। ब्रैकेट्स खोलने पर 6n² माइनस प्लस 4n -15n -10 माइनस 6n² -10n माइनस प्लस 21n -35 3n+5 3n+2 6n² कैंसिल हो गया, 11 आ गया, ये भी 11, ये आ गया माइनस का 45। इसका मतलब ये अनुक्रम हाशमान है। ये हाशमान है। +35, अच्छा ये 35 है, तब तो फिर 25 आ जाएगा, वर्धमान हो जाएगा ना। तब ये वर्धमान हो गया, ये फिर वर्धमान है। तो ये अनुक्रम वर्धमान है। दूसरी बात, क्या ये बाउंडेड है? क्या ये बाउंडेड है? क्या ये बंधा हुआ है? अब वर्धमान है, इसका मतलब सब a1 इसका सबसे छोटा पद होगा, ये a1 से ऊपर ऊपर चलेगा। तो एक बात तो कंफर्म होगी कि नीचे से तो ये a1 से बंध गया, नीचे से तो ये a1 से बंध गया, ऊपर ये कहां तक जा सकता है? थोड़ा इसका आइडिया ले लेते हैं, ऊपर ये कहां तक जा सकता है, इसका आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, थोड़ा बहुत और इसका जो है ना वो निरीक्षण कर रहे हैं। आंसर आ चुका है, 2/3 आपको मिल चुका है। लेकिन इसी सवाल को अगर पूछे कि कौन सा है, ये वर्धमान है हाशमान है, तो कैसे पता चले, वो देख रहे हैं। फिर ये पूछे कि किन दो चीजों के बीच में ये बंधा हुआ है, वो बताओ, तो वो चीजें बता रहा हूँ। वर्धमान है, इसका मतलब ये जो अनुक्रम है, ये वाला अनुक्रम a1 से बड़ा है और बराबर है, तो नीचे की सीमा तो तय होगी। वर्धमान है, वर्धमान है, इसका मतलब नीचे की सीमा तो फिक्स होगी, और ऊपर की सीमा 2/3 आ गई, ऊपर 2/3 आ गया, उच्चक आ गया इसका 2/3, ये 2/3 आ गया। तो a1 निकाल लो, a1 रखते ही ये आ जाएगा -5 -5/1, तो -1 आ गया। तो आपका अनुक्रम जो है वो -1 से लेकर 2/3 के बीच में रहेगा। इसका आंसर हमेशा इन दो के बीच में ही आता रहेगा, इन दो के बीच में ही आता रहेगा। हाँ, इंक्रीजिंग है, कन्वर्जेंट है, तो फिर बाउंडेड भी होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग हो प्लस बाउंडेड हो तभी कन्वर्जेंट होता है। अगर कन्वर्जेंट हुआ है, इसका मतलब बाउंडेड भी रहा होगा, इसका मतलब बाउंडेड भी रहा होगा। और याद करो, इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर जाता है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करता है? अपने उच्चक पर।
अपने उच्चक पे तो कन्वर्ज करता है, तो जिसपे वो कन्वर्ज करा है वो उच्चक है। इसका मतलब 2/3 जो हमारा आंसर है वो उच्चक है। 2/3 हमारा उच्चक है। 2/3 उच्चक है और -1 निम्नक है। -1 निम्नक है क्योंकि सीक्वेंस -1 से नीचे नहीं जाएगा। -1 लास्ट है, तो -1 तो निम्नक हुआ और 2/3 उच्चक हुआ। तो अब क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है इस सीक्वेंस का उच्चक और निम्नक क्या है। तो इस सीक्वेंस का निम्नक है -1, उच्चक है 2/3। उच्चक है 2/3 क्योंकि 2/3 फाइनल है। वर्धमान है ये वर्धमान है। वर्धमान है इसका मतलब A1 से आगे आगे जाएगा, लिमिट से आगे जा नहीं सकता क्योंकि लिमिट फाइनल होती है, लिमिट से पीछे होगा। तो लिमिट इसका उच्चक हो जाएगा और A1 इसका निम्नक हो जाएगा। A1 इसका निम्नक हो जाएगा, लिमिट इसका उच्चक हो जाएगा। तो ये निम्नक और उच्चक हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। an बराबर, हाँ, जो लिमिट आई है वो सुप्रमम है, या सुप्रमम लिमिट होता है, लिमिट सुप्रमम होता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस में। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, तो उसका उच्चक ही सीमा होता है, सीमा ही उच्चक होती है। उच्चक ही सीमा होती है, सीमा ही उच्चक होती है। तो इसमें आ जाओ, इसका an, ये an पद है। अब हमें n को अनंत पे ले जाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो जाओ, थोड़ा सा स्लो हो जाओ। पहले आप an निकालो, ये an आपको दिया हुआ है। इस an को क्या हम कोई दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? क्या इस an को कोई दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? दूसरे तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? ये ध्यान से देखो तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। ध्यान से देखो तो ये गुणोत्तर श्रेणी है ना? ये पहले तो धीरे धीरे रुको, जल्दबाजी मत करो, उत्तर मिलाने की कोशिश मत करो। ऐसे नहीं कि 3/2 निकाल दिया, 5/2 निकाल दिया। अभी जो चल रहा है ना, ये जो चीज आप जो अभी बहुत फटाफट कर रहे हो ना, ये परीक्षा की चीजें हैं, परीक्षा में करना। ये जादू परीक्षा में करना। यहाँ पे कंसेप्ट बनाओ, यहाँ पे समझ बनाओ, यहाँ पे सही गलत बनाओ। ट्रेनिंग में ये होता है। ट्रेनिंग में टारगेट पूरे नहीं करते आप, ट्रेनिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनते, ट्रेनिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनते। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं मेन फाइनल में, वहां बनाइएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, यहां मत बनाइए। यहाँ पे तो समझिए चीजों को कि क्या हो रहा है। सिर्फ उत्तर मिला दिया पर्याप्त है? नहीं है पर्याप्त कि उत्तर निकाल दिया, देखो 3/2 आ गया। बात 3/2 की नहीं कि 3/2 आ गया। बात यह है कि आप कैसे कैसे इसके उत्तर को निकाल सकते हैं, कैसे कैसे आप इसको निकाल सकते हैं, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे सॉल्व हो रहा है, 3/2 कैसे आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो पहले इसको देखो कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो इस गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ हमें, ये जोड़ ही है सारा, गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ हमें करना आता है। गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ करना आता है, यानी इस चीज को हम जोड़कर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ हमें आता है। ये जोड़ है नंबर 1, ये जोड़ है नंबर 2, ये गुणोत्तर श्रेणी है ना? जोड़ भी है और गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ हमें निकालना आता है। अगर ये जोड़ होता और कोई भी श्रेणी नहीं होता, अगर फॉर्मूला नहीं होता, तो कैसे जोड़ते? नहीं जुड़ता। लेकिन अच्छी बात है, तकदीर साथ है, ये गुणोत्तर श्रेणी है प्लस ये जोड़ भी है। तो इस जोड़ को हम गुणोत्तर श्रेणी के माध्यम से जोड़ के बता देंगे ये कितना होगा। तो गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ होता है a 1 - r की पावर n बटा 1 - r। तो an प्रथम पद 1, r का मान गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से r चल रहा है 1/3। पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या है n+1। पदों की संख्या है n+1। क्यों? ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये तीसरा पद। 2 पावर आ रही है तो तीसरा पद है, तो n पावर आ रही है तो n+1वां पद है। तो पदों की संख्या है n+1 बटे 1 - 1/3। अब इस सारी को बंद करके हमने पैक करके ये लिख दिया। अजीब लगेगा कि ये क्या लिख दिया, कुछ नहीं लिखा, जोड़ करके लिखा है। अगर 1 + 2 + 3 लिखा हुआ है और उसको मैं 6 लिख दूं, तो क्या अंतर है इसमें? कोई दोनों में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक चीज बिखरी पड़ी थी, एक चीज को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। एक चीज बिखरी पड़ी थी, उसको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, बात वही है। अब 6 को सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा बजाय 1 + 2 + 3 को। अब ये जो सारी चीज है, ये पैक होकर ये बन गई। अब आसान क्यों हुआ? अब आसान इसलिए हुआ कि अब मुझे अनंत जाना है।
अब आराम से मैं अनंत चला जाऊंगा। ये मेरा nवां पद बन गया, सरलीकरण हो गया, घटा लो, ऊपर 3/2 चला गया। ये आपका an आ गया। लिमिट तीन बटा दो। हमारी लिमिट कहती है कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, जो कि है, और उस पे अनंत पावर आ रही है, कोई नंबर 1 से छोटा है, जो कि ये है 1/3, 1 से छोटा ही होता है, उसकी पावर n+1 है। n तो अनंत है, और 1/3 पे अनंत पावर आएगी तो वो 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर नंबर 1 से छोटा है, कोई नंबर अगर 1 से छोटा है, और उस पे पावर अनंत तक जा रही है तो वो 0 हो जाता है। 1 से बड़ा है तो अनंत हो जाता है, पूरा 1 है तो 1 हो जाता है। ये आंसर आ गया। उमेश कह रहा है कि पावर n-1 होगी। हाँ, बस आई कहानी मैं समझाना चाहूँ कि इतनी जल्दबाजी थे करो, थाने उत्तर चाहिए, थाने कोई मतलब ही कोनी कि सही किए है गलत किए है, बस उत्तर आ जाए। जल्दी से 3/2 मैच कर जाए, किए ही मैच करो, 3/2 आ जाना चाहिए। और 3/2 नहीं है, पीछे मान लो 1/2 है, तो आप हजार दे, फिर जार पहली बार जार देख कि गलती किए करिए। अगर 3/2 आ गया, गलत करने के बावजूद भी 3/2 आ गया और आंसर भी 3/2 था, तो कोई भी बंदा जाके ये चेक नहीं करेगा कि मैंने सही किया था या गलत किया था। अगर आपने 3/2 निकाला और पीछे भी 3/2 था, तो मजाला आप ये चेक करो कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है ना। 3/2 निकाला, 3/2 आ गया, मतलब सही हो। आप कब चेक करोगे? 3/2 निकाला, पीछे 1/2 है, तब आप चेक करोगे कि मैंने कहां गलती की है। 3/2 निकाला, 3/2 आ गया, ये इस बात का प्रमाण है कि आपने सही किया। कैसे पता चला सही किया? समझो कहानी में कहां दिक्कत है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको गलतियां पहचाननी होती है, उत्तर मिलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ज्यादा। अभी उत्तर आपको आगे चाहिए होंगे। यहाँ पे आपको अपने आप को पहचानना है कि भाई गलतियां क्या होती है, गलतियां कैसी होती है, कैसे मैं करता हूँ, सही और गलत का डिफरेंस क्या है, चीजें कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, ये बारीकियां बनानी होती है। जिसको आप कंसेप्ट कंसेप्ट चिल्लाते हो ना, ये वही चीज है, सही और गलत का डिफरेंस, इसी को कंसेप्ट कहते हैं। और वो हम तो आंसर मिला रहे हैं, अभी भी हम तो आंसर मिला रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ये 1+1/n, 1+1/n की पावर n, और इसकी लिमिट सिद्ध कीजिए कि 2 और 3 के बीच में होती है। इसकी लिमिट 2 और 3 के बीच में होगी। इसे आयलर नंबर कहते हैं, जैसे मैं बताया था कि इसको आयलर नंबर कहते हैं। ई, इसे आयलर नंबर ई कहते हैं, और इसका मान 2.71 2.718281 एंड डैश डैश डैश। और एक चीज याद रखिए, पता नहीं क्या हो जाता है, आप लोग एक चीज बड़ी भूल जाते हैं कि पाई हो चाहे ई हो, ये दोनों के दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। ये कभी 22/7 नहीं होती है। 22/7 हम इसलिए लेते हैं सरलता पूर्वक, 10वीं क्लास में इसलिए दिया जाता है कि नंबर जो है, एक्चुअली ओरिजिनल नंबर तो है 3.14152 एंड 36 डैश डैश चलता रहता है। ओरिजिनल नंबर पाई ये होता है, लेकिन हमें पाई 22/7 इसलिए दिया जाता है कि आप आराम से उसको कैंसिल आउट कर सकें, कैलकुलेशन आसान हो जाए। 9वीं 10वीं में आपको कैलकुलेटर दिया नहीं जाता, तो 22/7 जो है वो नियर बाय मान दिया जाता है, ताकि आप इसको यूज करो और आप 7 से 7 काट सको, काटने में आसानी हो, सॉल्व करने में आसानी हो। और आप पकड़ के बैठ गए कि पाई तो 22/7 होता है।
22/7 तो सच है, 3.1415 गलत है। बोला ये पाई का मान जो अभी नया आया है ये तो गलत है, और जो हमें 10वीं में बताया गया था पाई बराबर 22/7 वो सही होता है ना। तो पाई 22/7 नहीं होता, पाई 22/7 नहीं होता, ये लगभग मान है, ये लगभग मान है, लगभग 22/7 आपकी सुविधा के लिए दिया गया, 22/7 आपकी सुविधा के लिए दिया गया कि भाई सुविधाजनक है, आप काटने में आपको आसानी होगी। और उस समय याद होगा आप लोगों को वृत्त की त्रिज्या भी 7 दी जाती थी कि वृत्त की त्रिज्या 7 है, क्षेत्रफल निकालो, ताकि क्या 7 से 7 कट जाए और एक आराम से गुणा हो जाए, क्योंकि 9वीं 10वीं के बच्चे को ज्यादा गुणा नहीं मिले, आराम से साधारण गुणा उसको देते हैं। तो 22/7 उस समय इसलिए दिया जाता था कि कटने में आसानी हो, इजीली कैलकुलेशन हो जाए। इसका मतलब ये नहीं था कि वो सही था, वो सही था, एक्चुअल में सही तो वही है 3.1415, और ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब कभी ये बट्टे में बदल ही नहीं सकती। अगर आप गलत मान लेते हो तो ही बट्टे में बदल सकती है, अगर आप इसका एक लगभग मान यूज करते हो तो ही ये बट्टे में आ सकती है। एग्जैक्ट मान यूज करोगे, अगर आप ये कहते हो मुझे पूरा मान चाहिए, है ना, मुझे पूरा मान चाहिए, तो पाई का पूरा मान तो 3.1415923 डैश 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 एंड चलता ही रहेगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या है। अगर आपको लगभग मान चाहिए तो लगभग मान के मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, लगभग मान बहुत सारे अवेलेबल है, जिसमें से 22/7 एक है जो हम 10वीं में यूज करते थे। आपको ये पता नहीं होगा, पाई के बहुत सारे लगभग मान मार्केट में अवेलेबल है, पाई के बहुत सारे लगभग मान अवेलेबल है। एक मान जो 22/7 यूज करते हैं उससे भी ज्यादा क्लोज, लेकिन ये सब लगभग मान है, ये सब लगभग मान है, उससे भी ज्यादा क्लोज आपको एक लगभग मान मिलेगा 355/113। ये मान मोर क्लोज है, ये ज्यादा क्लोज है, ये वाला नीचे वाला, नीचे वाला आपका ज्यादा सटीक है 22/7 के मुकाबले। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको दिख जाएगा कि ज्यादा सटीक कौन सा है। ये आपको देता है 3.142857, दिख रहा है, यानी ये सिर्फ मैच कर रहा है यहां तक, ये यहां तक मैच कर रहा है, उसके बाद में दोनों अलग हो गए। और इसको देखें तो ये आता है 3.1415992 एंड डैश डैश। अब मैं पाई का पूरा मान लिख के डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तीन पॉइंट एक चार एक पांच नौ दो 654। अब देखो ये मान कितना सटीक है, अगर यूज ही करना है तो 22/7 के बजाय 355/113 यूज करो, ये ज्यादा क्लियर है, ज्यादा नजदीक है। ये तो दशमलव के 2 स्थान तक ही मैच कर रहा है, ये देखो 3.14152, ये देखो ये दशमलव के 6 स्थान तक मैच कर रहा है, ये दशमलव के 6 स्थान तक ज्यादा एग्जैक्ट है। तो 22/7 की जगह 355/113 यूज करो, ये मोर क्लोजर है। ऐसा नहीं है कि इससे भी, इसके भी बात हो रहे हैं, और भी मान है जो दशमलव के 7 दशमलव तक क्लोज मिल जाएंगे, 8 दशमलव तक, 10 दशमलव तक, 15 दशमलव तक। लेकिन याद रखिए कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरा पाई हो, क्योंकि पूरा पाई तो P/Q हो नहीं सकता, पूरा पाई तो परिमेय संख्या हो नहीं सकता। तो जो भी आप बोलेंगे वो ज्यादा दशमलव तक मैच कर जाएंगे, ज्यादा नियर बाय आ जाएंगे, लेकिन कोई एग्जैक्टली पाई नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्टली पाई हो गया इसका मतलब पाई तो है परिमेय संख्या, फिर तो पाई है परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ज्यादा क्लोज, ये जिसको हम लगभग मान कहते हैं, ये निकटतम मान है, पाई के परिमेय संख्याओं में निकटतम मान, निकटतम मान मतलब निकट के मान है, एग्जैक्ट मान कोई सा भी नहीं है। बात समझ रही हो? अगर आपको कोई ये 22/7 सही है तो भाई 22/7 से ज्यादा सही मैं दे रहा हूँ, 355/113 ये ज्यादा सही है, ठीक है ना, क्लियर हुआ ये बात? तो इसलिए
कुछ चीजों के बारे में याद है। पाई जो है, जो भी आप परिमेय संख्याओं में जो भी मान जब आप लिखोगे, परिमेय संख्याओं में जब भी आप कोई मान लिखोगे, तो इसका मतलब ये है कि वो अपरिमेय संख्या है और आप उसे परिमेय संख्या में लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उसका निकटतम मान लिख रहे हैं, निकटतम, वो मान नहीं लिख रहे हैं, उसका निकटतम मान लिख रहे हैं। क्योंकि जो अपरिमेय है वो परिमेय कैसे हो सकती है, वो तो हो ही नहीं सकती। तो फिर आप क्या कर रहे होंगे, आप उसको निकटतम, जो उसके क्लोज हो सकती है कोई परिमेय संख्या, उसको लिख रहे हैं। और हम जानते हैं, हर अपरिमेय संख्या के पास में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। सघनता परगुण, सघनता परगुण कहता है कि हर अपरिमेय संख्या के पास में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अगर पाई एक अपरिमेय संख्या है तो उसके पास में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, होंगी नहीं होंगी? सघनता परगुण के हिसाब से, सघनता परगुण के हिसाब से हर संख्या, हर परिमेय संख्या के पास अनंत अपरिमेय संख्या होती है और हर अपरिमेय संख्या के पास में अनंत परिमेय संख्या होती है। यानी पाई के अनंत निकटतम मान आपको मिल जाएंगे, अनंत निकटतम मान। जो मैंने अभी बताया 355/113, उससे भी ज्यादा क्लोज एक और मिल जाएगा। और फिर जो भी कोई बताएगा उससे भी क्लोज एक और मिल जाएगा, फिर वो जो बताएगा उससे भी क्लोज एक और मिल जाएगा। और ये सदैव 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 मिलते रहेंगे, लेकिन कोई भी पाई के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी गाय भैंस के बराबर नहीं हो सकती। कोई भी गाय चाहे कितनी भी काली हो जाए, वो भैंस नहीं हो सकती। ठीक है, आप उसे कितना ही कलर कर दो। मतलब समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? आप 22/7 और ये बोल के आप कह रहे हो कि परिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या। अरे परिमेय अलग चीज होती है, परिमेय अलग होती है ना? परिमेय अलग होती है, परिमेय अलग होती है। एक गाय है, एक भैंस है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? दूध बराबर दे सकते हैं, टांगे बराबर हो सकती है, बाकी सब कुछ बराबर हो सकता है, फिर भी गाय गाय है और भैंस भैंस है, डिफ्रेंशिएट बना रहेगा, वो कभी सेम हो ही नहीं सकता। तो इनके आपको निकटतम मान मिलते हैं, जो यूज करते हो आप, वो निकटतम यूज करते हो, है ना? चलो आगे देखते हैं इसको, बहुत सुंदर है ये भी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसको पहले बार सेव करके इसको चलता हुआ देखते हैं।
चलो ये जो नंबर है इसको हम थोड़ा बांध देते हैं कि x का मान मैं प्लस का ही चलाऊंगा। ये रहा। अब ये जो नंबर है ये देखो धीरे 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 एक नंबर पे सेट होता चला जाता है। धीरे धीरे सीक्वेंस जो है ये फाइनली एक नंबर y बराबर e को पकड़ लेगा, y को टच करता जाएगा e के आसपास 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 और आसपास, y बराबर e। ये देखो ये अब अभी इसमें गैप है, सीक्वेंस जैसे जैसे बढ़ेगा इस नंबर के क्लोज क्लोज एंड क्लोज और ये क्लोज होता जाएगा जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ेगा। अभी नहीं, शुरुआत में नहीं, एन का मान 1 2 3 4 5 10 15 पे नहीं होगा, 10 15 पे तो ये बनना 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 क्लोज 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 जाता जाएगा। और जैसे जैसे आप एन का मान बढ़ाते जाएंगे हर बार ये और परफेक्ट होता जाएगा। जैसे 2.71 ये देखो ये मान है ना 2.71 ये ई का मान है, 8281 फिर 8281 डैश 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 ये जो मान है इस मान को और नजदीक, मैं जैसे 2.7 आ गया, फिर अगली बार 2 पॉइंट थोड़ी देर बाद में 2.71 आ जाएगा, फिर अगली बार 2.718 आ जाएगा, फिर अगली बार थोड़ी थोड़ी देर बाद में 2.71828 आ जाएगा। तो धीरे 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 इस मान को ये नियर बाय करता जाएगा और इस अंक को प्राप्त करेगा। तो ये है इसका एक जबरदस्त फॉर्म कि भाई कैसे ये नंबर अपने आप को सेटल डाउन करता है, ये सीक्वेंस अपने आप को सेटल डाउन करता है इस नंबर के ऊपर। यानी कुल मिला के यूं समझिए कि ये इस नंबर को प्राप्त करना चाहता है, जो कि ये नंबर ऐसा है जो प्राप्त करने लायक है नहीं क्योंकि ये चलता जा रहा है। अब इस चलते जाने वाले नंबर को ये पकड़ रहा है और ये कहता है मुझे तो यही बनना है, मुझे तो इसी नंबर को प्राप्त करना है। तो वो पहले 2.7 बनता है, पहले 2.7 बनता है, फिर 2.71 बनेगा, फिर 2.7182 बनेगा, फिर 2.7182 बनेगा और धीरे धीरे आपका सीक्वेंस हर बार अपने आप को बेहतर बनाते बनाते ई की खोज में निकल जाएगा और ई को बनाता जाएगा। प्राप्त तो कभी नहीं करेगा क्योंकि कभी ई तो बनना ही नहीं है, क्योंकि ई तो खुद ही नहीं बना हुआ पूरा। तो ये सीक्वेंस कैसे बना लेगा, बस हर बार ये उसको और मैच करता जाएगा और मैच करता जाएगा और मैच करता जाएगा। अनंत तक भी अगर हम जाएं तो इसकी कहानी यही चलेगी, अनंत तक भी ये इसको मैच करता जाएगा। ये देखो अनंत तक ये भैया इसको मैच करता जाएगा, देखो चलता जा रहा है, चलाते जाओ बस मैचिंग 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 ये मैच कर रहे हैं। अब यहाँ लगेगा कि यहाँ थोड़ी दूर आप जाओगे, मतलब अभी 64 पे आया हूँ मैं, अगर मैं इसको 1000 2000 पे भी ले जाऊं तो थोड़ी देर बाद में मुझे ऐसा लगेगा यार मैच हो गए हैं दोनों, लेकिन मैच हुए नहीं है, अभी भी एक बारीक सा डिफरेंस आता जाएगा। ये देखो ये मिसमैच, ठीक है। तो ये इसके क्लोजर पे चलता जाएगा, वो गैप जो है वो इतना, फिर अगली बार इतना, 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 अगली बार इतना। कन्वर्ट करने का मतलब ये थोड़ी इसको प्राप्त करेगा, प्राप्त तो कभी करता ही नहीं है, प्राप्त करने का तो आइडिया ही नहीं है। आप अनंत की बात ही कैसे कर सकते हो कि अनंत पे प्राप्त कर लेगा, पहले तो अनंत कभी आएगा ही नहीं, अनंत कभी आएगा ही नहीं, तो फिर प्राप्त करने वाला सवाल क्या है। यहाँ प्राप्त करने वाला आइडिया नहीं है, यहाँ क्लोजर का आइडिया है कि हम उसके नजदीक से भी नजदीक और नजदीक से भी नजदीक और नजदीक से भी नजदीक जाएंगे और इतने नजदीक चले जाएंगे कि कोई उसके और नजदीक जगह ही ना बचे। बस नजदीक यहाँ की कमी हो रही है तो बताओ, अगर नजदीक में कमी है तो बताओ, कोई कमी नहीं है। हम हर बार उसके और नजदीक जाएंगे और नजदीक जाएंगे और नजदीक जाएंगे और नजदीक जाएंगे और बहुत नजदीक जाएंगे और उससे भी बहुत नजदीक जाएंगे। तो कन्वर्जेंस का आइडिया होता है नजदीक जाने का, ना कि प्राप्त करने का। ठीक है, तो ये जो आपका सीक्वेंस है इसीलिए हम कहते हैं टेंड्स टू ई, मतलब ये हर बार आपको ई को प्राप्त करेगा। जैसे जैसे एन का मान आप बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ये ई के और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक। तो हम यही तो जानना चाहते हैं, अभिसरण का मतलब यही कि अभिसरण, अभिसृप्त होना, किसकी तरफ जा रहा है,
ये नहीं कह रहे क्या प्राप्त कर रहा है, क्या प्राप्त करने की बात नहीं कर रहे, किसकी तरफ जा रहा है, मतलब कौन है उसका ऑब्जेक्टिव, कौन है उसके जीवन का लक्ष्य जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, आज उस थ्योरी को कंप्लीट कर देते हैं, वरना ये दिक्कत हो जाएगी। कल सवाल स्टार्ट कर दें। अब ये ले लो, इसकी लिमिट कितनी होगी, लिमिट कितनी होगी। मान लो हमारे सीक्वेंस की लिमिट एल है, तो ऐसे सवालों को कैसे निकालते हैं वो देखो। माना इस सवाल इसमें इस अनुक्रम की लिमिट एल है। पुराने लेक्चर देख लीजिएगा, पुराने लेक्चर जरूर देखिएगा, पुराने लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपके डाउट क्रिएट नहीं होंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ परेशानियां आ सकती है, कौन कौन सी चीजें। जब आप पुराने वाले लेक्चर देखेंगे फिर ये लेक्चर देखेंगे तो डबल काम करेंगे, ये डबल काम करेंगे, क्योंकि वहां देखेंगे वहां अलग तरीका समझाया हुआ है, अलग सवाल समझाए हुए हैं, अलग बातें बताई हुई है, तो वो चीजें वहां देखेंगे तो कुछ वहां डाउट क्रिएट होंगे, वो यहाँ आएंगे, जब यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, तो दोनों मिला के आपको एक अच्छा रूप मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि सिर्फ एक वीडियो इन वाले से देख लेंगे तो आप, ठीक है एक वाले से फायदा जो होगा सो होगा, लेकिन आपको वो डबल फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट दोनों वीडियो देख रहा है तो उसको जो फायदा होगा वो कभी उस विद्यार्थी को नहीं होगा जो सिर्फ एक वीडियो से काम चला रहा है ना। वही बात है, जो आलसी है वो तो आलसी रहेगा, उसको नुकसान तो होना ही होना है। तो अगर आप ऐसा सोच, अगर आप ऐसा कर रहे हैं सिर्फ एक वीडियो से काम चला रहे हैं, बोले माउंट दो कौन देखी जाए, एक भी देख लिया तो ही बहुत है, तो ये तुम्हारी मर्जी है, फिर तुम्हारी मर्जी है। तो ए एन इक्वल्स टू एल, मान ले इसकी लिमिट एल है। अब लिमिट अगर एल हो गई है एक बार, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं भी जाएं, अगर एन अनंत हो चुका है, अगर एन एक बार अनंत हो चुका है तो उसका एन माइनस वनवा पद भी अनंत ही होगा, अनंत के आगे वाला पद भी अनंत ही होगा और अनंत के पीछे वाला पद भी अनंत ही होगा। यही होता है ना अनंत की खास बात। जब आप अनंत पे होते हैं, वैसे होते कहीं नहीं है अनंत पे, लेकिन सोचो कि वो जो अंतिम छोर है वहां अगर आप पहुंच गए, अनंत पे पहुंच गए, तो फिर उससे पहले वाला बिंदु क्या होगा, अनंत के बाद वाला कौन सा होगा, अनंत प्लस ए कितना होगा, वो भी अनंत होगा। अनंत से पहले वाला कितना होगा, वो भी अनंत होगा। तो फिर आपका वो जो पद, आगे का पद और पीछे का, अनंत पे आपका आगे और पीछे का पद खत्म हो जाता है, फिर उससे आगे वाला भी वही है, पीछे वाला भी वही है। तो इसका मतलब आप अनंत पे पहुंच गए हैं, बधाई हो। क्योंकि अनंत पे नहीं पहुंचे तो ये पहचान होगी, अगर आप अनंत पे नहीं पहुंचे हैं तो आपके आगे वाला कोई और होगा, पीछे वाला कोई और होगा। लेकिन जब आप अनंत पे पहुंचोगे तो आपका आगे वाला डिफरेंस खत्म हो जाएगा, सब कुछ आप हो जाओगे, मतलब व्याप्त हो जाओगे, जनरलाइज हो जाओगे, है ना। सब कुछ आप ही है। ए एन बराबर एल, तो ए एन माइनस वन, क्योंकि अनंत पे हैं आप, अब अनंत पर है तो ए एन माइनस वन भी अनंत ही होगा, वो भी वही होगा, उसके भी मान एल ही होगा। क्योंकि ए एन का मान एल है तो ए एन माइनस वन का मान भी एल है और ए एन प्लस वन का मान भी एल है। अब सब एल हो चुके, अब कोई कम ज्यादा रहा ही नहीं, कोई आगे पीछे का रहा ही नहीं। आ जाओ, लिमिट दोनों तरफ लिमिट लेने पर, तो ये लिमिट आ गई एल, ये हो गया दो प्लस एल, क्योंकि ये भी एल हो गया, ये भी एल हो गया, दोनों तरफ वर्क करने पर अंडर रूट हट जाएगा, पदों को एक तरफ कर लो। अब इसके गुणन सीरीज आचार्य लगा दो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, गुणनखंड हो जाएंगे ना इसके, तो गुणनखंड ही हो जाएंगे, क्यों सीरीज आचार्य लगाए, गुणनखंड हो गए दो और एक। एल बराबर दो और एल बराबर माइनस एक, माइनस एक तो नहीं आ सकता, लिमिट लिमिट माइनस एक नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि आपका अंडर रूट आ रहा है, आपका हर पद, जो भी आप पद रखोगे, जो नया पद होगा वो वर्गमूल लेके आएगा। जैसे ए वन है या ए टू है, ए टू आएगा दो प्लस ए वन का वर्गमूल, वर्गमूल कभी माइनस का नहीं आता, तो इसका मतलब आपके आने वाले सारे पद प्लस के होंगे, और प्लस के होंगे
तो फिर माइनस की लिमिट तो नहीं आ सकती, ये तो गलत है। तो आंसर बचा 2, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस 2 पे जाएगा, आंसर आएगा 2, इसकी लिमिट होगी 2, ये धीरे धीरे आपका 2 पे पहुंच जाएगा। ठीक है वासुदेव, अभी इस टॉपिक को शुरू हुए हफ्ता भर ही हुआ है, हफ्ता भर ही हुआ है, और जो ग्रेजुएशन का टॉपिक होता है वो लंबा चलता है, और खासकर बड़ा टॉपिक होता है। जैसे अब सीक्वेंस सीरीज है वो लंबा है, ये 14 दिन भी चलेगा, 21 दिन भी चल सकता है, ये 21 दिन भी चल सकता है, हो सकता है 21 से भी 2-4 दिन ऊपर भी चल जाए, क्योंकि कई टॉपिक, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, तो अब 5-7 दिन आगे अब इंतजार करोगे तो 14 दिन आगे इंतजार करना पड़ेगा, आगे 14 दिन इंतजार करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो 5 दिन में अभी हुआ है वो पढ़ लो, कल संडे है, कल छुट्टी है, पीछे वाला पढ़ो, इसी में जुड़ जाओ। अब 5 दिन का पढ़ने के बजाय 21 दिन का छोड़ना, आगे मान लो 14 दिन चलता है या 20 दिन चलता है, अब तुम 20 दिन का इंतजार करोगे कि 20 दिन बाद जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा तब से मैं शुरू करूंगा। तो इससे बेहतर है कि जो 5 दिन में हुआ है वो पढ़ लो, जो 5 दिन में हुआ है वो पढ़ लो, और पढ़ के बराबर आ जाओ, साथ में जुड़ जाओ। इसके बजाय 21 दिन वेट करके जो 21वें दिन बाद नया टॉपिक शुरू होगा उसको पढ़ेंगे, है ना। तो बेटर तो ये है कि पीछे वाला जो 5-7 दिन हुआ है, शायद ये 6ठी क्लास चल रही है, 6 क्लासों में हुआ है, 6 क्लासों मतलब लगभग 9 घंटे का कंटेंट है, संडे को कंज्यूम कर लो, कल संडे है या संडे क्यों, आज सैटरडे नाइट है, लग जाओ पूरी रात भर और खत्म करो, दूसरे दिन सोमवार को मेरे साथ बराबर आ जाओगे, है ना। मतलब पूरी रात भर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये एक और, ये याद रखिएगा, वैसे रिजल्ट है, देखो मेहनत करनी पड़ेगी। शाहरुख खान की पंक्ति याद है मुझे, शाहरुख खान ने कहा था कि भाई मैं शाहरुख खान हूँ, चाहे कोई सलमान खान है या चाहे कोई भी XYZ है, जो भी आदमी ऊंचाई पे चढ़ा हुआ है, जो भी ऊंचाई पे चढ़ा हुआ है, उसके लिए ना कोई हेल्थ है ना कुछ और है, कोई चीज उसके लिए मायने नहीं रखती, उसके लिए सिर्फ उसका काम मायने रखता है। और वो आज ऊंचाई पे बैठा है तो सिर्फ इसीलिए बैठा है कि उसने सिर्फ अपने काम को जगह दी, उसके अलावा उसने किसी चीज को जगह नहीं दी, उसने हर चीज को सेकेंडरी रखा, सिर्फ एक चीज को फर्स्ट रखा, वो है उसका काम। उसकी कोई हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कोई खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अपनी हर चीज का ध्यान रख रहा है, मैंने खाना कितना खाया, ये क्या किया, मैं कितना सोया, अगर ऐसे हिसाब अगर आप रखते हो तो फिर आप सफलता प्राप्त करने में काफी लंबा दौर आपको लगने वाला है। अगर आप और सब चीजों का ध्यान ज्यादा रखते हैं बजाय अपने काम का, आप कितने घंटे पढ़े इससे कम फर्क पड़ता है, बजाय इससे ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि मैं कितने घंटे सोया, मैं कितने घंटे घूमा, मैं हफ्ते भर बाहर घूमने गया या नहीं गया, मैंने कहीं दोस्तों के साथ टाइम बिताया या नहीं बिताया। अगर ये चीज आपके लिए जिंदगी में ज्यादा परवाह हो रही है, बजाय इस बात की परवाह हो रही है कि आप आज कितना घंटा पढ़े, कितना घंटा और पढ़ सकते थे, कितना कम हुआ, अगर इसकी परवाह आपकी जिंदगी में कम है और इसके बदले दूसरी चीजों की ज्यादा परवाह है, तो सफलता से आपकी दूरी हमेशा अच्छी खासी बनी रहेगी और बहुत मुश्किल होगा सफलता तक पहुंचना। क्योंकि जो ने भी पाया, जिसने भी पाया है, उसने एकदम मतलब पूरा घसीजा है ना, पूरा रगड़े ना, जब ज्यादा सफलता है, कोई और तरीको ही को नहीं, कोई और माध्यम है ही नहीं सफलता तक पहुंचने का, जो जितना घिसा है वो उतना चमका है ना। तो ये करना ही पड़ेगा आप लोगों को, मैंने मतलब आराम से कर छू, मजा मजा से कर छू, बातचीत को नहीं। an+1, मान लो आपके पास 2 सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है an और एक सीक्वेंस है bn, और उनसे आपने एक नया सीक्वेंस बनाया, an और bn आपके पास 2 सीक्वेंस है, ठीक है, और उन्हीं से वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि an+1 बराबर है कि an और bn को जोड़ूंगा और 2 का भाग दूंगा, an+1 आएगा, दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकालूंगा, bn+1 आएगा। अगर इस तरीके को मैं फॉलो करता हूं, इस तरीके से मेरा सीक्वेंस बन रहा है, इस तरीके से मेरा सीक्वेंस बन रहा है, an भी बन रहा है और bn भी बन रहा है, तो इन दोनों की लिमिट सेम होगी, ये सेम लिमिट पर जाएंगे। हो क्या रहा है इसके अंदर, पहले वो समझते हैं कि सबसे पहले आपके पास आया, एक a1 ले लो और एक b1 ले लो, एक a1 ले लो, एक b1 ले लो, a1 b1 हो गए। अब a1 b1 लेके आपका जो a2 बनेगा वो ऐसे बनेगा कि दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया, और b2 बनेगा, दोनों की गुणा की वर्गमूल निकाला, ये b2 बन गया, ये तो a2 बन गया, ये b2 बन गया। फिर अगली बार
अगली बार A3 कैसे बना, A3 बना, A2 और B2 को जोड़ा, A2 B2 को जोड़ा और 2 का भाग दिया, इससे A3 बना। A2 B2 की गुणा की और वर्गमूल निकाला, इससे आपका B3 बना। और ये प्रक्रिया आप कंटिन्यूसली चला रहे हैं तो आपका A सीक्वेंस वहीं कन्वर्ज करेगा, आपका A सीक्वेंस उसी लिमिट पर कन्वर्ज करेगा जिस लिमिट पर आपका B सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। ये दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेंगे, दोनों की लिमिट एक होगी, जहां पहुंचेंगे एक जगह पहुंचेंगे। अगर इस तरीके से आपके दो सीक्वेंस AN और BN बन रहे हैं तो एक समांतर, और वैसे याद हो कोशी वाला, आपको याद भी होगा कोशी वाला, उसमें भी ऐसा ही था कि समांतर माध्य निकाल के या गुणोत्तर माध्य निकाल के लिमिट निकालो तो लिमिट वही रहती है, लिमिट वही रहती है। समांतर माध्य से भी लिमिट वही आती है और गुणोत्तर माध्य से भी लिमिट वही आती है। तो ये वही आइडिया है कि भाई अगर आप इस तरीके से सीक्वेंस बना रहे हैं तो आपकी लिमिट सेम बनी रहेगी जो पहले थी। समांतर माध्य के तरीके से लिमिट निकालो चाहे गुणोत्तर माध्य से निकालो, लिमिट आपकी सेम आएगी। ये आपका ई कहलाता है, ये आपका ई कहलाता है, ये आपका ई कहलाता है। अब ये AN हो गया, अगर n का मान 1 रखेंगे तो A1 बराबर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 1, ये हमारा A1 हो जाएगा। A2 हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 2। ये हो गया आपका A3। A3 मतलब 3 तक, A4 मतलब 4 तक, क्योंकि देखो AN का मतलब n तक जा रहा है, AN का मतलब n तक जा रहा है, तो A1 का मतलब 1 तक, A2 का मतलब 2 तक, A3 का मतलब 3 तक, A4 का मतलब 4 तक, और डैश 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 ये चलता जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा ई पर। ये सीक्वेंस हमारा जाएगा ई पर। ये दोनों बातें एक है, ये दोनों बातें जो हमने अभी पहले पढ़ी थी, जो अभी हमने पहले पढ़ी थी कि अगर 1 प्लस 1 बटा n की पावर n है तो इसकी लिमिट भी ई होती है, और इसकी लिमिट जो अभी पढ़ रहे हैं 1 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 3 से लेकर 1 बटा फैक्टोरियल n तक, इसकी लिमिट भी ई होती है। इन दोनों की लिमिट ई होती है। वैसे लिमिट वाले सवालों में याद करो, लिमिट वाले सवालों में निकाला हुआ है हमने, ये लिमिट वाले सवालों में इसकी लिमिट निकाली हुई है, और दोबारा भी निकाल देते हैं। लिमिट वाले सवाल जो है, लिमिट पड़ी हुई है ना, सीनियर में जो हमने लिमिट पढ़ी थी उसमें इसकी लिमिट हमने कई बार निकाली थी, इन सवालों की लिमिट हमने कई बार निकाली थी। हाँ, विस्तार करके निकाली थी हमने, यहाँ पे दोबारा निकाल लो चाहे। माना इसकी लिमिट L है, मान लिया इसकी लिमिट L है, दोनों तरफ लोग लेने पर, दोनों तरफ लोग लेने पर दोनों तरफ लोग लेने पर ये लोग ले लिया, लोग लेने पर ये पावर आगे आ गई। ये विस्तार कर दो, log 1 प्लस एक्स वाला विस्तार आ जाएगा, log 1 प्लस एक्स का विस्तार होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 एक्स डैश डैश।
लिमिट n टेंड्स टू अनंत n इंटू 1/n माइनस 1/2 1/n का स्क्वायर बराबर log l। 1/n कॉमन ले लो, कट कर दो, 1/n कॉमन ले लो, n का मान अनंत रख दो, n का मान अनंत रखने पर 1/अनंत 0, आगे वाले सारे पद 0 हो जाएंगे, 1 माइनस 0 ये सब 0 हो जाएंगे, log l 1 बराबर log l, log हटा दो, l बराबर e की पावर 1 यानी e। तो ये लिमिट हो गई आपकी e। ठीक है, तो इसकी लिमिट e हो गई। तो ये इस तरीके से आप लिमिट इसकी निकाल सकते हैं कि लिमिट e क्यों होती है, इसकी लिमिट e क्यों होती है, विस्तार करके वो जो आपने 12th क्लास में हमने जो लिमिट निकालने के तरीके पढ़े हैं उन तरीकों से लिमिट निकाल सकते हैं, क्योंकि लिमिट तो लिमिट ही होती है ना, लिमिट तो लिमिट ही होती है। जो 12th में पढ़ा है वो भी लिमिट ही था, यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो भी लिमिट ही है, तो लिमिट ही है। तो वही आइडिया जो लिमिट का 12th में पढ़ा हुआ है हमने, वही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो l बराबर e हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका और देखो, विस्तार वाला। विस्तार वाला ऐसे है कि हम जानते हैं कि e की पावर x का विस्तार ये होता है ना। अगर मैं x का मान 1 रख दूं, x बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा e बराबर 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 1 हो गया। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट n टेंड्स टू अनंत, इसको n तक लिख के फिर अनंत तक लिख दूं, ये चल अनंत तक रहा है ना, अनंत तक चल रहा है, तो अनंत तक को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n तक लिख के n टेंड्स टू अनंत लिख दूं, n टेंड्स टू अनंत। अब यहाँ n तक ले लिया मैंने, है ना, कोई चीज अनंत तक लिखी हुई है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर डैश 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 अनंत तक लिखी हुई है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू अनंत 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर n तक लिख दूं, और n कितना है, अनंत, तो उससे कवर हो जाएगा वो, एक ही बात है। 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर अनंत तक, तो मैं सिर्फ दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक, और n कितना है, अनंत, तो बन जाएगा, पैक हो जाएगा एक में। तो वही मैंने कर दिया। ये कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक, तो इसको मैंने क्या किया, n तक लिख के n टेंड्स टू अनंत लगा दिया, तो इसकी लिमिट भी कितनी है, e, और उसकी लिमिट भी कितनी है, e। तो 1 प्लस 1/n की पावर n की लिमिट भी e होती है, और इसकी लिमिट भी e होती है, ये दोनों की लिमिट e होती है, ठीक है ना। तो इसी के साथ फाइनली हमारी थ्योरी पूरी होती है। हाँ, भयंकर थ्योरी थी, सीक्वेंस की थ्योरी बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारी थ्योरी थी, अभी तो सीरीज की बाकी है, बहुत लंबे टॉपिक है ये, और बहुत दुखदाई टॉपिक भी है, बहुत दुखदाई टॉपिक है, क्योंकि बहुत छोटी 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 बातें रहती हैं जो समझनी होती है, समझानी होती है। चलो, इतनी थ्योरी को एक बार पढ़ो, इसको ग्रैब करो, पकड़ो। अब इस पे सवाल करेंगे तो सारी थ्योरी जो भी आपने पढ़ी हुई है वो धीरे धीरे सवालों के साथ अटैच हो जाएगी, सवालों के साथ जुड़ जाएगी। पहले पुराने वाले लेक्चर भी देखिएगा साथ में, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने सवाल करवाए हुए हैं, वहाँ पे भी अच्छे खासे सवाल किए हुए हैं, तो उन सवालों में भी देखिए कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे लिमिट निकाल रहे हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ पढ़ेंगे, तो मिलजुला के एक बेहतर विकल्प हो जाएगा, एक अच्छी चीज़ बन जाएगी। क्योंकि ऐसी चीज़ तो है नहीं कि सिर्फ हम एक बार पढ़ेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। आप बाइक चलाते हैं और हर दिन आप बाइक को और अच्छा चलाना सीखते हैं, कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन आप ये कह दो कि मैं
सबसे अच्छी बाइक चलानी सीख गया, नहीं। हर दिन आप और अच्छा होते जाएंगे। कुछ भी आप कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप घर में खाना भी बना रहे हैं तो आप हर दिन और अच्छा खाना बनाते रहते हैं, है ना? और बेहतर ही होते रहते हैं, कभी सर्वश्रेष्ठ तो बनते ही नहीं है। तो चीजें धीरे 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 प्रैक्टिस से बेहतर होती है। सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं होती, बस बेहतर होती है। और हमें बेहतर ही बनना है। सर्वश्रेष्ठ तो अपने आप ही 50 बच्चों में बैठेंगे तो सबसे बेहतर होंगे तो सर्वश्रेष्ठ अपने आप ही हो जाएंगे। वैसे तो सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं होंगे, वैसे तो सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं होंगे, लेकिन जिन 50 लोगों में बैठेंगे, अगर 50 लोगों से बेहतर हुए तो उसे सर्वश्रेष्ठ ही कहा जाएगा। 50 में तो सर्वश्रेष्ठ ही हो गए, तो वो चीज हो जाएगी आपकी, उस मुकाम पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, तो कल संडे है, कल पूरी थ्योरी रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, और मंडे को फिर आप लोगों से सवालों के साथ मिलेंगे, एमसीक्यू के साथ मिलेंगे।